हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर। मैं आपका भाई गौरव आपके बीच लाया हूँ एक और टॉपिक जिसे कहते हैं बड़माला। बड़माला कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें बड़माला क्वेश्चन नहीं आता हो बड़माला का, यानी कि बड़माला से संबंधित बड़माला अगर चैप्टर दिया जाता है तो बड़माला से संबंधित क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने आज से पहले बहुत जगह पढ़ा होगा, हो सकता है आपसे कुछ व्यक्ति से ये आती भी हो और जिससे बिल्कुल नहीं आती उसे भी मैं बिल्कुल तोते की तरह पढ़ा दूंगा, बिल्कुल इस तरह से कि आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। बड़माला से संबंधित कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो एक बार जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं अपनी आगे की क्लास को लेकर, जिसे कहते हैं बड़माला। बड़माला हमारी क्या होती है तो आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ बणमाला, यानी बड़ों की माला। बड़ों की माला अगर ऑप्शन में अगर दिया जाएगा कि बड़माला क्या होता है कि बड़ों की माला, लेकिन वहां पे बड़ों की माला नहीं दिया जाता है, वहां पे आता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बड़माला। बड़ों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? बड़माला। तो आपको पता चल गया होगा कि अब क्या आगा इसका मतलब, यानी अगर इसे तोड़ेंगे तो बड़ों की माला, लेकिन वहां से आपको एग्जाम में जो मिलेगा वो ये मिलेगा, बड़ों के व्यवस्थित समूह को हम बड़माला कहते हैं। और ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो बर्ण है हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो बर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है स्वर और एक होते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वर क्या होते हैं इन्हीं को हम देखेंगे। स्वर वो होते हैं जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं, यानी वह ऐसे माने कि ये मार्कर जो है ये किसकी सहायता से चल रहा है। तो मार्कर आप देख रहे हैं इसके अंदर इंक पड़ा हुई है, यानी ये दूसरे की सहायता से चल रहा है और इसे कौन चला रहा है? इसे मैं चला रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि तो ये हमारे सामने क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? व्यंजन, यानी मार्कर क्या हुआ? व्यंजन। तो और जो स्वर है वो स्वर क्या होता है? जिसे किसी और की सहायता नहीं ली जाती, यानी जो स्वयं ही अपना काम करता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करता है स्वयं, यानी अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर स्वयं करते हैं तो क्या होता है? उसे कहते हैं स्वर। आपको समझ में आ गया होगा। तो स्वर क्या होता है? स्वयं प्रयोग में लाए जाते हैं। और ये व्यंजन क्या होते हैं? तो व्यंजनों को हम कैसे लिख सकते हैं? दूसरों की सहायता से। दूसरों की सहायता से जो प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? तो नॉर्मली भाषा में आपसे अगर कोई पूछे तो आप स्वरों की संख्या कितनी बताओगे? 11। मैं आपको 1 बाय 1 सभी को गिनवाऊंगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन तरह तरह के बनते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 11। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि हमारे लिखित आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा लिखित, तो लिखित हमारे कितने हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं 13। यानी अगर आपसे नॉर्मल पूछा जाए तो लगाना 11। अगर आपसे कोई भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है और वहां पर लिखा हुआ नहीं है कि लिखित प्रकार से कितनी है, तो आपको 11 ही टिक करना है, 11 ही आंसर होगा। तो यहां से हम देखेंगे कि स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये नॉर्मली होते हैं, इनके बारे में मैं आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगा अभी कि कौन से वो और किस नाम से जानते हैं, और स्वरों को हम क्या क्या कह सकते हैं। मुख द्वार के आधार पर क्या होते हैं, और नाक के आधार पर क्या होते हैं, बोलने के आधार पर क्या होते हैं, जिह्वा के आधार पर। इन सभी के पॉइंटों के बारे में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल पॉइंटों को जो हमारी किताब के अंदर बिल्कुल नॉर्मल तरह से लिखे रहते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे आता है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो आराम से बोले जाते हैं, उन्हें दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे कौन कौन से होते हैं। तो ये होता है छोटा, छोटी और छोटा ऊ।
अब क्या ये 3 ही होते हैं? जी नहीं, ये 4 होते हैं। इसमें री से ऋषि भी इसी के अंदर काउंट होता है। तो ये कौन से होते हैं? 4। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट, जिसे कहते हैं दीर्घ स्वर। और ये दीर्घ स्वर कौन से हो जाते हैं? जैसे कि आता हमारा बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। ये तो आपने देख लिया। तो इसके साथ हमारे अगले और भी आएंगे, जिसे कहते हैं आए, आए और औ और ओ। तो ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे कितने होती हैं? संख्या भी यहाँ से पूछी जाती है। तो अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो ये कितनी होगी? 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे होते हैं ये। मैं एक बार क्लास चेक कर लेता हूं। क्लास उलास सब ओके है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है हमारा नेक्स्ट, जिसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। ये प्लुप्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं और ये क्यों होते हैं, इन्हें क्यों हम प्लुप्त कहते हैं, इन्हीं के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा कितना होता है? ये एक ही होता है, जिसे हम कहते हैं, ये वाला आपने देखा होगा। ये ऐसा नहीं है कभी आप ऐसा समझे, ये होता है दीर्घ उच्चारण। मैं आपको बता देता हूं, दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण कैसे? जैसे आपने कभी बोला होगा, जैसे आप बोल के देखें ओम ओम, तो इसमें क्या आ गया? तो आप अगर बोलेंगे तो ये हमारा कैसे लिखा जाता है? ओम। तो ये ओम हमारा इस तरह से लिखा जाता है, यानी हमें एक लहर जो है वो बोलने की आवाज आती है ओम। ये जो बात आती है हमारी, थोड़ी खींच के जो बोलते हैं उसे प्लुप्त स्वर में आ जाती है। ये हमारा कितने होते हैं? एक ही होता है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में ओके जरूर लिखता करें कि बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। इसके बाद हम बढ़ेंगे इनके नेक्स्ट टाइपों की तरफ। अब हम देख लेते हैं इन्हें और क्या कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ए से ही मिलकर बना है, ई से ही मिलकर बना है, ऊ से ही मिलकर बना है और री से ही मिलकर बना है। इसीलिए हम इसे दूसरा नाम कहते हैं, इसे कहते हैं हम एक मात्रिक। एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं, अब इसे समझ गए होंगे आप, तो इसे क्या कहेंगे हम? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक कहते हैं हम। और इसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, इसे कहते हैं हम त्रिमात्रिक। तो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं स्वरों के नेक्स्ट पार्ट को। नीचे देख लेता हूं एक बार, दिख रहा है सब ओके चल रहा है नहीं जी? तो हम यहीं देख लेते हैं नीचे ही। तो नेक्स्ट पार्ट को हम थोड़ा मैं मिटा देता हूं इसे, जिससे कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी टाइम दिया जाता है आपको उतारने का। अब हम देखते हैं यहीं से नेक्स्ट पॉइंटों को। स्वरों को हम और कितने प्रकार से बांट सकते हैं? तो अभी तो हमने ये बांटा मात्राओं के आधार पर, लिख लेना आप उसमें कि ये मात्राओं के आधार पर बांटे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हम किस तरह से बांट सकते हैं। तो इसे हम देख सकते हैं संधि के आधार पर। संधि के आधार पर हम कितने भागों में बांट देते हैं? तो संधि के आधार पर हम इसे 2 प्रकार से बांटते हैं। और एक हम किसी तरह से बांटते हैं इसे, तो 2 प्रकार से। हम हमारे 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हमारा जिसे कहते हैं सजातीय, और एक होता है विजातीय। सजातीय और एक होता है विजातीय। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्वयं से जाति से स्वर वही हैं, लेकिन सबके नाम अलग अलग तरह से रखे गए हैं। तो सजातीय यानी जो स्वयं से मिलकर बने हो, सजातीय जो एक ही जाति से मिलकर बने हो, और विजातीय वो होते हैं जो अलग अलग जातियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमारा पॉइंट आता है कि सजातीय कौन सा होगा? जैसे कि बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। ये हमारा कैसे? तो इसे आप देख सकते हैं, ये छोटा और छोटा आ से मिलकर बना है, ये छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बना है, और ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ से मिलकर बना है। तो ये हमारे कैसे हो गए? तो ये हो गए सजातीय, यानी एक जाति से ही मिलकर बने हैं। ऐसे ही आता हमारा विजातीय। विजातीय यानी दूसरी जाति से मिलकर बनना। जैसे कि हमारा आता है ऐसे एडी, ऐसे ऐनक और औ से ओखली, औ से औरत। तो ये हमारे कैसे बने होते हैं? तो इसे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा आता है आय, ए और ई मिलकर बनाते हैं, वैसे होता है आय। तो इसे बनाता है हमारा
जिसे कहते हैं आए, ए और आए, मिलकर बनाते हैं आए। इसके बाद आता है ओ को बनाता है ऊ, छोटा आ तो सब में ही आएगा, और इसे बनाता है ऊ, तो ये बन जाता है ओ। और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जिसे कहते हैं ओ, ये आ तो सॉरी आ पहले लिखना भूल रहा हूं मैं, आ और ओ, तो मिलकर बनाता है बड़ा ओ। यानी ये दूसरी जाति से मिलकर बन गए, यानी ये आया और ई से मिलकर बना, यानी दूसरी जाति। तो यहाँ से संख्या भी पूछी जाती है कि विजातियों की संख्या कितनी होती है, 4, और सजातियों की संख्या कितनी होती है, 3। तो ये हमारे आपसे ये संख्या पूछी जाती है, आप इसे भी नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं स्वरों के नेक्स्ट पार्ट को, जिसे कहते हैं नाक के आधार पर, सॉरी जिह्वा के आधार पर। तो जीभ के आधार पर स्वरों को हम कैसे बांटते हैं, तो जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला आता है जीभ के आधार पर, जिसे कहते हैं अग्रस्वर, और इसके बाद आता है पश्च स्वर, और एक होता है मध्य स्वर। तो ये 3 प्रकार होते हैं जीवा के आधार पर। आपसे अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार होते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। जीभ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। और ये अग्र स्वर हमारे कौन से होते हैं, आप अगर बोल के देखेंगे ई अगर बोल के देखेंगे तो वो कहाँ से, आपको अगर बोलेंगे तो कहाँ से बोला जाता है वो। अभी मैं सबके उच्चारण स्थान बताऊंगा, दिक्कत ना लें, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको एक ही क्लास में सारी चीज समझ में आएगी। ये जीभ के आधार पर हो गए अग्र स्वर, ई और छोटी ई और बड़ी ई। इसके बाद होता है पश्च स्वर। जैसे कि आप अगर पश्च स्वर को बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, तो पश्च स्वर को आप अगर बोलेंगे तो वो किस तरह से बोलेंगे। जैसे कि ये भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। पश्च स्वर कितने होते हैं, 4। तो ये होते हैं आए, सॉरी ये ई और आए और आए, तो ये हमारे 4 होते हैं अग्र स्वर, और 4 ही होते हैं हमारे पश्च स्वर। जैसे कि बड़ा आ, बड़ा ओ, सॉरी ओ और औ। तो ये हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सॉरी बड़ा आ इसमें नहीं आएगा, इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे 4 यहाँ हो गए हैं। और पश्च स्वर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर आता है जिसे कहते हैं छोटा आ। तो आप जानते हैं मध्य स्वर में अंदर हमारा आता है जिसे कहते हैं छोटा आ। तो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो ये कैसे लगी ये जानकारी जल्दी बताएं। हो सकता है आज हम स्वर ही निपटाएं, खाली अगली क्लास में हम लेके चलेंगे जिसे कहते हैं वर्णों को। तो क्योंकि हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, जिसे कहते हैं वर्णमाला का टॉपिक। वर्णमाला का टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि सारी चीज मैं आपको बताऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही। अब देखते हैं इनके उच्चारण स्थान को। चलिए स्वरों का उच्चारण कर लेते हैं। तो स्वरों का उच्चारण जैसे कि आप देख सकते हैं, उच्चारण स्थान हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि कंठ होता है, कंठ के बाद आता है तालव्य, तालु और मूर्धा, और इसके बाद आता है दंत, और इसके बाद आता है कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, इसके बाद आता है कंठोष्ठ के बाद कंठ तालव्य। तो ये हमारे कुछ प्रकार होते हैं, इन्हीं को हम देखेंगे। जैसे कि हमारा कंठ से बोली जाती है छोटी ई और बड़ी ई। तो आप देख सकते हैं अगर आप बोलेंगे ई, तो यहाँ अगर आप रखेंगे आवाज तो तुरंत आवाज आने वाली है ई, यहाँ झंझनाट की आवाज आएगी। तो छोटी ई और बड़ी ई हमारी कहाँ से बोली जाती हैं, तो ये यहीं से बोली जाती हैं, जिसे कहते हैं कंठ से। और इसके बाद सॉरी ये गलत हो गया है,
यहाँ से जो बोला जाएगा वो छोटा आ और बड़ा आ बोला जाएगा। छोटी ई और ऊ जो बड़ी ई बोला जाता है वो यहाँ से बोला जाता है। इसके बाद आता है मूर्धा, और मूर्धा से हमारे कौन कौन से बोले जाते हैं? तो मूर्धा से हमारे बोले जाते हैं जिसे कहते हैं एक ही होता है, जिसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। मूर्धा से हमारा एक बोला जाता है जिसे कहते हैं ऋषि ऋषि ऋण। इसके बाद आता है दंत। तो आपको ध्यान रखना है दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लें किसे? दंत को, क्योंकि दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। के बाद आता है कंठोष्ठ। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कंठ और ओष्ठ। कंठ ओष्ठ से हमारे कौन कौन से बोले जाएंगे? तो कंठ ओष्ठ, तो आप इससे देख सकते हैं ये हमारा कौन कौन से बोले जाते हैं कंठ ओष्ठ से। जैसे कि हमारा आता है, जैसे हमारा आता है, एक तो आ जाएगा ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, तो ये आ जाते हैं हमारे कंठोष्ठ से। और याची आ जाता है कंठ तालव्य, जैसे कि होता है ए और ऐ। तो ये आपका उच्चारण स्थान हो गया इन सभी का। इसके बाद देखते हैं कि हमारे और भी स्वर होते हैं जिन्हें कहते हैं हम, और भी स्वर हमारे जो हमारे होते हैं जिसे कहते हैं अयोग बहा। अयोग बहा स्वर हमारे, सॉरी अयोग बहा व्यंजन होते हैं, वो तो व्यंजनों में पढ़ाऊंगा मैं उनको, तुम टेंशन न लें उसकी। तो ये हमारी स्वरों से संबंधित जो जानकारी है लगभग समाप्त हो चुकी है। तो चलिए हम इसी क्लास में ही देख लेते हैं। आपने उतार लिया होगा, मैं एक बार इसे मिटा देता हूं क्योंकि अगली क्लास में छोड़ना थोड़ी 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई दिक्कत ना है। आपको मैं यही समझा देता हूं। जैसे कि व्यंजन दूसरों की सहायता से यानी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33। अगर आपका कहीं आंसर अगर पूछा जाएगा कि व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन आप लगाएंगे 33। वैसे आप वर्णमाला को देखेंगे तो कितने होते हैं, पूछा जाएगा वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन है, तो 52 है, आप उसे जानते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसका मैं उच्चारण स्थान भी लिख देता हूं, जैसे कि आता है कंठ, पहले वाले वर्ण का इसका आता है, सॉरी मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि इधर में क्या अभी दूसरी जानकारी लिखवानी है। कंठ, पहले वाले का उच्चारण स्थान कंठ से, दूसरे का तालुब से, और तीसरे का जो हमारा ट वर्ग है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा से, और त वर्ग का होगा दंत से, और हमारा जो प वर्ग है, प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कहते हैं ओष्ठ से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे कैसे होते हैं। आप अगर बोलेंगे क, तो क अगर बोलेंगे तो आपको यहाँ आवाज आने वाली है, अगर बोलेंगे ख तो यहाँ आवाज आने वाली है। ऐसी आप अगर बोल के देखेंगे तो सारे वर्णों को, तो आप इसका सिर्फ ध्यान रखना है आपको ये कौन से वर्ण से कहाँ से बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे हैं जो हमारे तालु से बोले जाते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो हमारे दंत से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी को हम देख ले, ये हमने देखा। अब हम इन्हें सभी को तोड़ लेते हैं कि ये जो हमारा पंचमा अक्षर है इसे हम और क्या कहते हैं? इसे पंचमा अक्षर, ये हमारा पंचमा अक्षर को क्या कहते हैं? तो आपसे अगर पूछा जाएगा इसे हम और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम पंचमा अक्षर को कहते हैं, जिसे कहते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? पंचमा अक्षर भी इसे ही कहते हैं। पंचमा अक्षर और अनुनासिक भी किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट आएगा, तो हमारे ये तो होगा 33, और इन 33 को ही हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां थोड़ा तीर काट के इसके बारे में ही ना, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? स्पर्श व्यंजन। सॉरी स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से हो गए? तो यही हो गए हमारे, जिसे कहते हैं 25।
यानी 5, 10, 15, 20, 25। मैं आपको अभी 33 बताए हैं, 33 ही बताऊंगा, टेंशन ना लें। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को अगर देख सकते हैं तो और आते हैं हमारे, जिसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 4, जिन्हें कहते हैं य, रे, ले, बे। य, रे, ले, बे, इनका हम उच्चारण स्थान और इन्हें सभी को यहीं निपटाते हुए चलेंगे हाथों हाथ। तो ये, रे, ले, बे, तो जो हमारा रे है और जो हमारा रे है, ये हमारा कहाँ से बोला जाता है? तो इसे बोले जाते हैं दंतमूल। दंतमूल। और यहीं आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो ले वर्ग है, ले को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं पार्श्व। पार्श्व किसे कहते हैं? तो पार्श्व इसे कहते हैं, ले को। और आपसे पूछा जाएगा अर्धस्वर हमारे कौन से हैं, तो यहीं से अर्धस्वर भी आप निकाल सकते हैं। तो यह और वह, यह और वह हमारे अर्धस्वर आ जाते हैं। अगर यहां से आपका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो यह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो बै का तो उच्चारण स्थान हो जाएगा, जिसे कहते हैं ओष्ठ। और जो हमारा यह का उच्चारण स्थान है और यह का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारे, जिसे कहते हैं मूर्धा। तो हमने इनके सारे उच्चारण स्थान भी देख ले और इनके बारे में हमने सारी जानकारी भी देख ली। तो कैसी लगी जानकारी? लाइक जरूर करते रहें, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मूर्धा नहीं है, सॉरी, इसे चेंज कर देंगे। ये तालु है, तालव्य से बोला जाता है। और ये मैंने अभी बताया ओष्ठ, तो हाँ, ये ओष्ठ से ही बोला जाता है। अगर यहाँ से भी, क्योंकि ये अर्धस्वर है, तो आप इसे दंतोष्ठ कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। वैसे ओष्ठ ही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दंतोष्ठ भी कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो ये हमारे हो गए, जिसे कहते हैं अंतस्थ। तो हमारे कितने व्यंजन हो गए? तो 29, वो 25 और 4 कितने हो गए? 29। अभी हमारे 29 हो गए। अभी हमारे और भी आने बाकी हैं, जिन्हें कहते हैं हम स्पर्श। स्पर्श हमारे हो गए हैं। एक आता है हमारा ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन आते हैं, तो हम आप इन्हें भी लिख सकते हैं ऊष्मीय। ऊष्मीय व्यंजन तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है से और एक होता है। तो ये भी हमारे कितने होते हैं? 4। तो आपको समझ में आ गया होगा, 29 और 4 कितने हो गए? 33। तो ये हमारे व्यंजन हो चुके हैं 33, जिनके बारे में हमें पढ़ना था। तो आप इनका उच्चारण स्थान देख लें, तो इसका कहां से हो जाएगा? इसका दंतमूल। ऐसी से का उच्चारण स्थान कहां से हो जाएगा? तो से का उच्चारण स्थान भी कहां से हो जाता है हमारा? तो ये हो जाएगा तालुब से, तालव्य। और हमारा जो से है, से का हो जाएगा मूर्धा। और जो हमारा है का उच्चारण होता है, जिसे कहते हैं कंठ। तो ये हमारे उच्चारण स्थान इनके भी हो चुके हैं, आप इन्हें नोट कर लेंगे। ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? 4। वो हमारे कौन से होते हैं? ये मैंने लिखवा दे। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ये मैंने लिखवा दे। अब यहाँ से एक चीज और बात है, जिसे कहते, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसे कहते हैं एघोष और सघोष। तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, आप अपने हाथ की 5 उंगली खोल लें, आपको बिल्कुल जानकारी समझ में आ जाएगी। 5 उंगली खोल लें एक बार। 5 उंगली खोल के आपको मेरे साथ साथ कहना है, पहले दोनों अघोष बाकी तीनों सघोष। पहले दोनों अघोष बाकी तीनों सघोष। ये 2-3 बार बोलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पहले दोनों अघोष बाकी तीनों सघोष, पहले दोनों अघोष बाकी तीनों सघोष। अब ये सघोष और अघोष क्या होते हैं? तो यही होते हैं हमारे व्यंजन। जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, ये हमारा पहला दोनों कितने हो गए? अघोष, और बाकी तीनों सघोष। तो यही तो मैंने अभी आपको याद कराने का तरीका बताया था। अभी मैंने याद कराने का तरीका बताया, 5 उंगली लें और बाकी पहले दोनों अघोष बाकी तीनों सघोष। ऐसे हमारा आता है अल्पप्राण महाप्राण। तो अल्पप्राण महाप्राण को भी हम देख लेते हैं। तो अल्पप्राण महाप्राण कैसा आएगा? आप यहीं से देखो, इससे ही निकाल सकते हैं। पहले से आप शुरू में पहले लगाएंगे अल्प, यानी छोटा होगा ना, तो अंगूठा कितना?
अंगूठा कैसा है? छोटा। तो आप देखेंगे शुरू में क्या आएगा? छोटा, यानी अल्प। अल्प माने छोटा। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो आप इसे समझ सकते होंगे। तो ये हो गया हमारा अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। तो आप समझ सकते हैं तीन कितने होते हैं। तो तीनों लाइनों में हमारे अल्प प्राण, महाप्राण ये मैंने सब बता दिए हैं। हो सकता है आज से पहले आपने ऐसे न पढ़े हो, आपको सारी जानकारी बड़ी अच्छी तरह से बताई जा रही है। तो आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि आपको सारी जानकारी बताई जा रही है तो आप इसका फायदा उठा रहे हैं, तो आप दूसरे को शेयर भी कर दें, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए, ये हमारे कितने व्यंजन हो चुके हैं? तो हमारे 33 व्यंजन, यानी हमने 33 के बारे में बात की थी और 33 हो चुके हैं। लेकिन क्या अभी वर्णमाला समाप्त हो गई? जी नहीं, अभी नहीं। अभी वर्णमाला समाप्त नहीं हुई है। अभी हमारे पास कुछ और व्यंजन आते हैं, जिसे कहते हैं हम द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, तो मैं थोड़ा मिटा देता हूं। द्विगुण व्यंजन के बारे में बात करते हैं, या आप यहां लिख लें द्विगुण व्यंजन। ये हमारे वर्णमाला के अंदर ही प्रयोग होते हैं, लेकिन इन्हें वर्णमाला के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। जब आप बोलते हैं तो वर्णमाला में इन्हें बोला नहीं जाता है। तो ये होते हैं हमारे दो, जिसे कहते हैं ड और ड। ड और ड हमारे कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो आप इनका ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, अब ये आगत कौन सी खिचड़ी है? आगत क्या है? तो आगत वो है जो अरबी फारसी से लिए गए शब्द हैं, उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। अरबी फारसी से लिए हुए शब्द को आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमारा आता है क, ख, ग, घ, कै, ख और जैफ है। आप देख रहे होंगे कि आप तो अभी तो सर ने ये बताए थे, अभी तो भैया ने ऐसा बताया था, लेकिन अब ये क्या कर दिया। लेकिन ये वाले नहीं है, ये वाले हैं, नुक्ता वाले हैं। तो ये जहां नुक्ता लग जाता है वो कैसे हो जाते हैं? आगत व्यंजन हो जाते हैं। ये हमारे को कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा व्यंजन है। मैंने आपको सारी ही जानकारी लगभग सब बता दी है। तो चलिए साथियों, ये हमारी आज की क्लास कैसी लगी? क्लास को अब यहीं रोकेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी पॉइंट आपको अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है, कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।